गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से बन जाता है, तो हमें बहुत ध्यान से ये पढ़ना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके प्रवर्तक कौन थे। तो इसके प्रवर्तक इसके प्रवर्तक थे वर्दीमर। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रवर्तक थे वर्दीमर। और जो ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। और जो इसके प्रयोग करता थे, यानी इसका प्रयोग जो किया कि हाँ, सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा भी अधिगम किया जा सकता है, तो जो प्रयोग किया था, प्रयोग कोहलर ने किया था। तो फिर प्रयोगकर्ता कोहलर थे। और जो सहयोगी थे इनके सहयोगी थे कोफका। इनके सहयोगी थे कोफका। और ये वर्दीमन ने जो प्रतिपादन किया था इसका सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का, ये 1911 में किया था, 1911 में। और कोहलर ने जो इस पर प्रयोग किया 1916 में किया। और कोफका ने 1920 में इसमें सहयोग किया। तभी से ये गैस्टाल्ट सिद्धांत कहलाया और तभी से गैस्टाल्ट वाद का जन्म हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रयोग किसने किया था। इसको आज हम पढ़ेंगे कि प्रयोग किसने किया था। तो हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसके नाम देख लेते हैं कि इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को हम और किस अन्य नाम से जान सकते हैं, या किस और अन्य नाम, कोई और अन्य नाम इसका दिया हुआ है। इसको इंग्लिश में इनसाइट थ्योरी कहते हैं। इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी ये इसी का नाम है। इसके आज हम सभी नाम कवर करेंगे। इसको सूझबूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझबूझ का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। और इसी को अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं। जो हमने ऊपर लिख दिया है, इसी को सूझ का सिद्धांत कहते हैं और इसी को सूझबूझ का सिद्धांत कहते हैं। इसी का अन्य नाम पूर्णाकार सिद्धांत भी है। पूर्णाकार सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत भी है। और इसी का अन्य नाम गैस्टाल्ट गैस्टाल्ट सिद्धांत भी है। गैस्टाल्ट सिद्धांत भी इसका अन्य नाम है गैस्टाल्ट सिद्धांत। गैस्टाल्ट सिद्धांत का अन्य नाम तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत भी है। तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत। और इसका अन्य नाम समग्रवादी सिद्धांत, समग्रवादी सिद्धांत। और इसका अन्य नाम पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर ज्ञान का सिद्धांत। पूर्ण से अंश की ओर ज्ञान का सिद्धांत। और इसका लास्ट नाम है आरोपण का अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत। आरोपण का अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत। तो ये इसके आज हमने सारे नाम अभी कवर किए हैं कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है।
सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के ये सारे नाम हैं, अभी हम इनको कवर करेंगे। इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा, ऐसा नाम क्यों आया। तो अब हम सबसे पहले कोहलर का प्रयोग पढ़ते हैं कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किए और कैसे प्रयोग किए। यानी कोहलर ने जो प्रयोग किए वो 6 वनमानुषों पर प्रयोग किए थे। 6 वनमानुषों पर प्रयोग किए थे और ये प्रयोग कोहलर ने किए थे। कोहलर ने ये 6 वनमानुषों पर प्रयोग किए और जो प्रमुख प्रयोग किए गए थे इनमें से, इन 6 में से एक पे जो प्रमुख प्रयोग किए गए उसका नाम सुल्तान था। यानी प्रमुख प्रयोग जो कोहलर ने किए हैं वो सुल्तान पर किए हैं। अब हम समझ गए होंगे और थोड़ा सा समझेंगे कि जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है इसका नाम, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत इसको कहा गया है। गेस्टाल्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट एग्जाम में आया हुआ है। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है, तो जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है एट द होल, एट द होल। यानी इसका हम हिंदी में कह सकते हैं कि पूरा का पूरा, यानी जितना भी था वो सभी, पूरा का पूरा। या हिंदी दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं समग्र आकृति, या हम कह सकते हैं पूर्ण आकार। तो इसके गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है समग्र आकृति या पूर्णाकार या पूरा का पूरा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। अब हम देखते हैं कि सुल्तान पर जो प्रयोग किए गए, कोहलर ने जो प्रयोग किया सुल्तान पर, तो पहला प्रयोग कौन सा किया और उस प्रयोग से क्या रिजल्ट निकाला। प्रयोग नंबर 1 हम पढ़ते हैं। प्रयोग नंबर 1, प्रयोग नंबर 1 में कोहलर ने एक बक्से के अंदर, एक फ्रेम के अंदर सुल्तान को बंद कर दिया। सुल्तान को बंद कर दिया। सुल्तान जब इसमें बंद था तो इसने इसी बक्से के अंदर थोड़े से केले लटका दिए। यहाँ पर केले लटका दिए और यहाँ तक इस सुल्तान का हाथ नहीं पहुँच पाता था। तो कोहलर ने क्या किया, इस रूम के अंदर, इस कमरे के अंदर ये 2 बक्से रख दिए, 2 बक्से रख दिए, बॉक्स रख दिए। अब कोहलर ने जो सुल्तान को बंद किया, ये भूखा सुल्तान था। इसने उछल कूद करनी शुरू की केलों को पकड़ने के लिए, परंतु पकड़ नहीं पाया। फिर बाद में इसने बक्से के ऊपर उछल कूद शुरू की लेकिन नहीं पकड़ पाया। इसके बाद अचानक से इसको याद आया, अचानक से इसने इस बक्से को उठाकर इस बक्से के ऊपर रख दिया और जब इस बॉक्स के ऊपर रखा तो इसके ऊपर चढ़कर सुल्तान ने केले प्राप्त कर लिए। इस प्रकार यानी अचानक से जो सुल्तान ने को सूझ प्राप्त हुई, इसी कारण इस सिद्धांत का नाम सूझ का सिद्धांत रखा गया या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत रखा गया। अब बात यह है, जब इस सुल्तान ने केले प्राप्त किए तो ये एक केला तो ऐसा नहीं है जब हाथ आए तो एक ही केला पकड़ेगा, यानी पूरे का पूरी इसकी समस्या हल हो गई, पूरी की पूरी इसकी समस्या हल हो गई। इसलिए इस सिद्धांत का नाम आया पूर्णाकार सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत। और गेस्टाल्ट का अर्थ भी पूरा का पूरा है, इसीलिए सिद्धांत का नाम गेस्टाल्ट सिद्धांत। और इसने इस बक्से को उठाकर इस बॉक्स के ऊपर जो रखा था, यानी एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा था, ये अचानक सूझ द्वारा रखा था, इसलिए इस सिद्धांत का नाम सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और इसलिए कि तत्काल सिद्धांत क्यों कहा गया, यानी तत्कालिक तुरंत उसको ज्ञान आया कि इस बॉक्स को, बॉक्स नंबर 2 को बॉक्स नंबर 1 के ऊपर हम रखकर इसके ऊपर चढ़कर केले प्राप्त किए जा सकते हैं। और इसने सूझ द्वारा अचानक से तत्काल में इस बॉक्स को पहले बॉक्स के ऊपर रख दिया और इस पर चढ़कर केले प्राप्त कर लिए, इसलिए इस सिद्धांत को तत्कालिक ज्ञान का सिद्धांत कहा गया। और
यानी इसकी जो समस्या हल हुई थी, इसलिए इसी जो समस्या थी ये पूरी हल हो गई, यानी इसको एक केला नहीं मिला। ये जैसे ही इसने बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रखा, इसने सारे केले प्राप्त कर लिए, इसलिए इस सिद्धांत का नाम समग्रवादी सिद्धांत रखा गया। और इसी सिद्धांत को पूर्ण से अंश की ओर कहा गया, यानी जो पूरी समस्या थी इस सुल्तान की वो सारी अंश में बदल गई, यानी समस्या खत्म हो गई, इसलिए पूर्ण से अंश की ओर का ज्ञान का सिद्धांत कहा गया। तो आपको समझ में आया होगा कि इस सिद्धांत के इतने नाम क्यों दिए गए। अगर आप ठीक से समझेंगे तो टेंशन नहीं होगी, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, और अगर समझे नहीं तो वहाँ पर हर सिद्धांत के 5-5, 10-10 नाम यहाँ पर हैं, तो एग्जाम में बैठकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी तरह से समझ कर पढ़ना है। हमने पहले भी थॉर्नडाइक का, स्किनर का और अन्य कई सिद्धांत दिए हैं, मैंने पढ़ाए हैं और इसी तरह से कवर किए हैं, बिल्कुल समझा कर कंफ्यूज नहीं होंगे, और ट्रिक के साथ पढ़ाए हैं। और मनोविज्ञान की, अधिगम की, बुद्धि की सभी परिभाषाएं हमने ट्रिक के साथ मनोवैज्ञानिकों के नाम से और उनकी परिभाषाओं से वर्ड पकड़कर कोरिलेट करके पढ़ाए हैं। आप एग्जाम में देखते ही टिक कर देंगे, एक बार पढ़कर देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और ये आपको प्रयोग नंबर 1 समझ में आया होगा। इस सुल्तान को कुछ कहते हैं कि इससे वन मानुष नहीं था, ये चिंपैंजी था। चलो चिंपैंजी था या वन मानुष था, जो भी था, आप कंफ्यूज ना हो, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस चिंपैंजी का नाम ही सुल्तान था, या इसको वन मानुष मान लीजिए, वो भी सुल्तान था, ठीक है। तो दोनों की, चिंपैंजी या वन मानुष, एक सी शक्ल होती है। इसके बाद इन्होंने प्रयोग किया कि हो सकता है कि सुल्तान एक बॉक्स को दूसरे के ऊपर रखने में पहले से जानता हो, यानी ये समस्या इसके सामने पहले कभी आई हो, इसलिए इन्होंने प्रयोग नंबर 2 किया और दूसरा प्रयोग करके ये रिजल्ट निकाला कि वास्तव में जो सुल्तान है वो सूझ का प्रयोग कर सकता है, कोई भी पशु पक्षी सूझ द्वारा सीख सकता है। प्रयोग नंबर 2 में कोहलर ने एक बॉक्स लिया, ये बड़ा सा बॉक्स लेकर इसमें जो सुल्तान था उसको बंद कर दिया। सुल्तान को इसमें बंद करने के बाद इसमें 2 छड़ी डाल दी, 2 छड़ी डाल दी और ऐसी छड़ी इसमें डाली कि एक दूसरे से आसानी से वो चिपक सकती थी। और यहाँ पर ये जाली नुमा इसको छोड़ा और केले यहाँ पर रख दिए, केले इसने यहाँ पर रख दिए। अब जो सुल्तान था, यानी दोबारा समझेंगे, प्रयोग नंबर 2 में इस बॉक्स के अंदर कोहलर ने सुल्तान को भूखा बंद किया और बंद करने के बाद इसके अंदर 2 छड़ी डाल दी और सामने केले रख दिए, और जाली में साफ सुल्तान को केले दिखाई दे रहे थे। इनको प्राप्त करने के लिए सुल्तान बार बार कोशिश करता है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि इन केलों को कैसे प्राप्त करे। अचानक इसे एक सूझ होती है, तुरंत एक छड़ी उठाता है और छड़ी की सहायता से ये केलों को अपने पास ले लेता है और जाली से हाथ से उठाकर केले खा लेता है। इसके बाद कोहलर ने जो ये केले थे ये दुगनी दूरी पर रख दिए, थोड़ी दूर और रख दिए, और इसमें जो 2 छड़ी डाल दी। ये दो दो जो छड़ी थी, इस बार एक छड़ी से केले हाथ नहीं आएंगे, इसलिए 2 छड़ी इसमें रखी, और दूसरी छड़ी जैसे ही सुल्तान इसमें उछल कूद करता है केले प्राप्त करने के लिए, तो एक छड़ी तो वो पहले से उठाना जानता था, दूसरी को नहीं जानता था, लेकिन उसे अचानक सूझ होती है और वो पहली छड़ी से दूसरी छड़ी को अचानक जोड़ देता है और उस केले को इस छड़ी की सहायता से बॉक्स के पास लाता है और केले प्राप्त कर लेता है। तो ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुल्तान पर किसने प्रयोग किए, या वनमानुष पर या चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया, तो आंसर होगा कोहलर। सूझ द्वारा सीखने पर किसने बल दिया, कोहलर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या कोहलर ने किस पर प्रयोग किया, सुल्तान पर। इस तरह के कई क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब
बात आती है जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में से कौन नहीं है। तो ये गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनमें कोहलर कोहलर और कोफका और वर्दीमर और लेविन, कुर्ट लेविन, ये चारों गेस्टाल्टवादी हैं। इनसे अलग यदि पूछता है, तीन इनके नाम देकर एक अन्य दे देता है कि कौन गेस्टाल्टवादी नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है, या तीन अन्य देकर एक इसमें से दे देता है कि कौन गेस्टाल्टवादी है, तो भी हमें ध्यान रखना है। अब इस सिद्धांत का महत्व क्या है? इस सिद्धांत का जो महत्व है, ये समस्या पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण होनी चाहिए। यानी जब तक हमें सूझ के लिए समस्या पूर्ण रूप से दिखाई ना दे, तो हम सूझ द्वारा नहीं सीख सकते। समस्या का पूर्ण रूप से दिखाई देना आवश्यक है। यानी अगर समस्या हमें पूरी दिखाई नहीं देगी, तो फिर हमें उसको सोल्व कैसे करेंगे? जैसे अचानक हमसे पूछ लिया जाए कि 10 किताबों का मूल्य बताइए, और हमें पहली समस्या हमारी यही है कि इसमें जो हमारी समस्या थी 10 किताबों का मूल्य बताइए, और इसमें हमें नहीं बताया गया कि एक किताब का मूल्य कितना है, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह से यानी ये समस्या हमारे सामने पूरी नहीं है, पहले पूरी समस्या दिखाई दे तब हम सूझ द्वारा सीखते हैं, ये इसकी शर्त थी। और इसमें जो इसका महत्व है, सिद्धांत का महत्व या गुण है, इस सिद्धांत का महत्व ये है कि समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण होना, समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण, यानी इसमें समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण होता है। और इस ये नंबर 2, कठिन विषयों के लिए उपयोगी है। ये कठिन विषयों के लिए कठिन विषयों के लिए उपयोगी है। नंबर 3, रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। रचनात्मक कार्य है, जैसे बच्चे छोटा सा घर बनाते हैं और उनका घर बार बार गिर जाता है, लेकिन बच्चे के अचानक समझ में आती है, सूझ द्वारा बच्चा सीखता है कि ऐसा करो, इस जो ये साइड वाली जो लकड़ी है इसको ऊपर रस्सी से बांध दो तो ये गिरेगी नहीं। तो ये रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। और स्वयं खोज करके सीखने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वयं खोज करके सीखना इसके लिए उपयोगी है। और ये नंबर 5 हम कह सकते हैं कि बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है और ये समस्या समाधान में उपयोगी है। समस्या समाधान में उपयोगी, यानी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उपयोगी है। सूझ द्वारा बड़े बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, इसलिए बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। और इसमें स्वयं खोज करनी पड़ती है, कोई हमारा साथ नहीं देता, इसलिए ये शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग है, महत्व है। और सिद्धांत का इसी सिद्धांत से जो है शिक्षा में यानी समस्या विधि का जन्म हुआ कि समस्या बच्चे के सामने खड़ी कर दी जाए और उसका वो अपने आप सोच समझ कर सॉल्यूशन निकाले, तो बच्चा अधिगम में अधिक रुचि लेता है। या विश्लेषण विधि, किसी भी बात का विश्लेषण बच्चा स्वयं करे, तो इसलिए इसी सिद्धांत से विश्लेषण विधि का जन्म हुआ। विश्लेषण विधि। और शिक्षा में इस सिद्धांत का क्या महत्व है? शिक्षा में जो पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र है वो इसी सिद्धांत की देन है। पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत की देन है। जैसे
पूर्ण यानी किसी बच्चे को पहले पूरी समस्या दिखाई जाए और वो धीरे धीरे उस अंश तक की तरफ चला जाए। तो इसी इस सिद्धांत में जैसे सुल्तान के सामने पूरी समस्या थी और धीरे धीरे वो इसके अंश की ओर पहुंचा और उसने केले प्राप्त कर लिए, इसी तरह से इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व है। यानी बच्चा पूर्ण पहले समस्या पूर्ण जानकारी लेगा, उसके बाद धीरे धीरे अंश की ओर जाएगा। जैसे सूझ द्वारा बच्चा कैसे सीखता है, हमने बच्चे से कहा कि 12 की 8 में गुणा कीजिए, लेकिन बच्चे को 12 का पहाड़ा याद नहीं है, बच्चे को 10 तक पहाड़े याद हैं, 10 तक टेबल याद हैं। तो बच्चा क्या करेगा, 12 की 8 में ना करके जब बच्चे को 8 का टेबल याद है तो 8 की मल्टीप्लाई 12 में कर देगा और वो 12 में 8 की मल्टीप्लाई करके हमें सही आंसर दे देगा 96। तो आंसर अब भी ठीक है, यानी उसने सूझ का उपयोग किया और 12 की 8 में गुणा करने के बजाय उसने 8 की 12 में की, यानी इस तरह से की कि उसको 8 का टेबल याद था। अब एक पॉइंट था कि आरोपण का अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत क्यों कहा गया, तो आरोपण का इसलिए कहा गया कि जैसे बच्चे को हमने ABCD सिखाई, पहले दिन बच्चा ABCD 4 ये ABCD तक सीख गया, लेकिन दूसरे दिन बच्चा ABCDEFGH तक सीख गया। तो ये जो पहले कल के याद थे उसको ये याद करने दोबारा नहीं पड़ेंगे, यहीं से उसकी सीरीज स्टार्ट होगी और उसके आज जैसे कल 4 वर्ड याद थे, सॉरी 4 लेटर याद थे, तो आज उसके इंग्लिश के 8 लेटर याद हो जाएंगे। तो हम ये समझेंगे कि कल 4 थे तो आज 8 याद हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आज 4 याद किए हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि बच्चे के 8 लेटर याद हैं। तो इस तरह से इसीलिए इस सिद्धांत को आरोपण का अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत कहा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मुख्य बिंदु, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं। देखिए मुख्य बिंदु तो हम पढ़ेंगे, लेकिन यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके हमें बताएं। आपके पास कोई ट्रिक हो, सुझाव हो तो हमें दे सकते हैं, क्योंकि आप भी एक टीचर हैं। सभी का माइंड अलग अलग होता है, सभी के पास अपनी ट्रिक्स होती हैं, तो हम आपकी ट्रिक को अपने कंटेंट में शामिल करेंगे। हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो हमारे चैनल पर जाकर आप देख लीजिए। हमने इस तरह से कवर की हैं कि कोई भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है। ये लॉन्ग तो लग रहा है, लेकिन कोई पॉइंट हमारे वीडियो से छूटेगा नहीं, ये हमने पूरी कोशिश की है। तो अब हम पढ़ते हैं मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु है कि अधिगम की प्रकृति इसमें संज्ञानात्मक होती है। अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है और अधिगम सूझ पर आधारित होता है। सूझ पर यानी अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है। अचानक से सीखता है बच्चा। नंबर 3, अधिगम जो होता है वो स्थायी होता है, यानी अचानक हम सीख गए। जैसे सुल्तान सीखा, अचानक सुल्तान ने सीखा कि छड़ी द्वारा केले प्राप्त किए जा सकते हैं, तो बाद में वो स्थायी हो गया, यानी बार बार वो छड़ी का प्रयोग करता और केले प्राप्त कर लेता था। तो अधिगम स्थायी होता है। नंबर 4, अधिगम जो होता है इसमें सूझ द्वारा अधिगम अचानक होता है। सूझ द्वारा अधिगम अचानक होता है। और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अधिगम में समय नहीं लगता। अधिगम में समय नहीं लगता है, यानी बहुत कम समय में ही सूझ द्वारा व्यक्ति सीख जाता है। जब तक कोशिश करता रहता है तब तक तो करता ही है, लेकिन जब वो सीखता है तो अचानक सीखता है, यानी अधिगम में फिर समय नहीं लगता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कोहलर का सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और हमने इसको हर एक पॉइंट को इसका कवर करने की पूरी कोशिश की है। आप हमारे भर्ती टाइम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम कुछ पेपर देख लेते हैं जिनमें कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, और बार बार इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, आप अभी देख लेना। ये पेपर है 2017 का फर्स्ट पेपर। इसमें क्वेश्चन आया है
क्वेश्चन नंबर 11, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत। तो हमने अभी बताया था आपको कि अधिगम का सिद्धांत है ये, सीखने का, किसका? कोहलर का, सूझ का सिद्धांत। तो कोहलर किससे संबंधित है? अधिगम का सिद्धांत से। ये 2017 का फर्स्ट पेपर है, आप समझ गए होंगे ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट दूसरा पेपर है मेरे पास ये 2018 का फर्स्ट पेपर, यानी प्राइमरी लेवल का 2018 का पेपर है। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो सीखना जो है ये स्वयं होने वाली नहीं है, ये ऐसी क्रिया नहीं है जो स्वयं हो जाएगी। सीखना तो पड़ता है। अगर सुल्तान पिंजरे के अंदर एक तरफ को बैठ जाता तो केले उसके पास नहीं पहुंचते। और ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इसीलिए इस बात को काटने के लिए ही पशुओं पर प्रयोग किए गए, यानी सुल्तान पर प्रयोग किया गया कि ये बात नहीं कही जा सके कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, इसलिए पशु पर प्रयोग किया गया। तो ये बिल्कुल गलत होता है। और परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, तो इसमें विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण नहीं है। परिस्थिति में ऐसी थी कि उसमें हमें एक ही बात दिखाई दे रही थी, जैसे सुल्तान को केवल केले दिखाई दे रहे थे। और संज्ञानात्मक संकार्य है, यानी कॉग्निटिव ऑपरेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ऐसे आते हैं कि एक एक क्वेश्चन में 3-3 जो टॉपिक का एक एक क्वेश्चन जोड़कर दे देता है, तो वो भी हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन देता है। अभी जैसे आपको ये देखना है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किसने अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो स्किनर ने भी किया है, थॉर्नडाइक ने भी किया है, और कोहलर का हमने अभी पढ़ा है, कोहलर ने भी किया है। तो बीएस ब्लूम ने नहीं किया है। तो समझना ये है कि अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन यदि हमें पता नहीं कि कोहलर ने किया था, तो हम कन्फ्यूज होकर इस पे भी लगा सकते हैं टिक। और जब हमें पता है, हमने क्रम से पढ़े हैं कि अधिगम का सिद्धांत स्किनर ने भी दिया है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने भी दिया है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, और कोहलर ने भी दिया है सूझ का सिद्धांत। तो इसमें बीएस ब्लूम आंसर हो जाएगा। और इसी पेपर में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 18, यह है समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? तो समस्या समाधान हमें करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण या आंकड़ा संग्रहण। जब हमें समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले हमें उस समस्या की पहचान होनी चाहिए कि समस्या क्या है। जैसे सुल्तान ने अपनी समस्या की पहचान की थी कि मुझे ये केले प्राप्त करने हैं, और ये समस्या ये है कि केले मेरे पास तक कैसे आएँ, तभी तो हम समस्या का समाधान करेंगे। तो ये आपको 4 क्वेश्चन मैंने दिखाए, अभी 5वां क्वेश्चन और है। कितना इम्पोर्टेंट है, हर पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और किसी में 2-2 भी आ जाते हैं। एक क्वेश्चन, ये पेपर है सेकंड पेपर, ये सेकंड पेपर है 2019 का, इसको हम देखेंगे लास्ट। इसमें लास्ट क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधक नहीं है? यानी समस्या के समाधान में बाधक कौन सा नहीं है? नकारात्मक मानसिक वृत्ति, सूझ, भग्नाशा या चिंता। यदि कोई व्यक्ति समस्या का समाधान करना चाहता है तो उसे नकारात्मक मानसिक वृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी यह नहीं सोचना चाहिए कि समस्या का समाधान है, हो नहीं सकता। प्रत्येक समस्या का समाधान हो सकता है, इस बात का हमें भी ध्यान रखना है। क्योंकि कभी हम सोचें कि पहले हमारा टेट क्लियर नहीं हुआ, इस बार नहीं होगा, कन्फ्यूज नहीं होना। बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। तो नकारात्मक मानसिक वृत्ति नहीं बनानी है, वरना समस्या समाधान नहीं होगा। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है और ये बिल्कुल सही सटीक है। तो नकारात्मक मानसिक वृत्ति ये बाधक होती है, भग्नाशा ये भी बाधक होती है, और चिंता करते हैं तो बाधक होती है। यानी बाधक नहीं है, कौन सी बाधक नहीं है समस्या समाधान में? सूझ। तो सूझ वाला हमने अभी सिद्धांत पढ़ा है। तो इस तरीके से हमने आज जो कवर किए हैं, ये टॉपिक कोहलर का सूझ का सिद्धांत कवर किया है। इसमें कोई पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है। आप भी इस तरह से तैयारी कीजिए, और आप कहीं भी देख सकते हैं, अन्य बहुत से चैनल हैं, लेकिन इतना शायद किसी ने विश्लेषण से पढ़ाया हो, और हो सकता है और भी बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि और अच्छा पढ़ाएँ। तो यदि अच्छी लगे बात,
ये क्लास अच्छी लगी हो तो आपकी इच्छा है, आप इसको लाइक और शेयर और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।